A very warm welcome all of you dear students for lecture number 2 of vectors। और हमने लास्ट टाइम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे ख़त्म किया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे और एक तरीका वेक्टर को ऐड करने का। सो वन मेथड वी ऑलरेडी नो, वन मेथड वाज यूजिंग द ट्रायंगल लॉ। सेकेंड मेथड इज़ यू कैन ऐड द वेक्टर्स ऑल्सो बाय यूजिंग वन मोर मेथड दैट इज़ कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखते हैं हम कैसे ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। Obviously as the name suggests parallelogram, तो it is something associated with the parallelogram. Let's see. So let us say there are two vectors, दो vectors हैं और इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ. Let us say I will call them as this one. I would like to call it as P bar and I will call this vector as let us say Q bar. आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर आपको इनको ऐड करना है तो सबसे पहले तो you have to arrange them like this. और अब एक पैरेललोग्राम बना लो। दैट मीन्स ये आपका P बार है, राइट, और ये आपका Q बार है। आप एक बात एकदम अच्छे से सुन लो और ध्यान भी रखना, अगर आप एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल है ऐसे, अगर आपने उसको शिफ्ट किया ऐसे या ऐसे शिफ्ट किया तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आप वेक्टर को अगर पैरेलल टू इट्स लेंथ शिफ्ट करोगे ना तो आप उसका लेंथ चेंज कर रहे हो ना तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, लेकिन आप वेक्टर को टर्न नहीं कर सकते। अगर आपने वेक्टर को टर्न किया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल वेक्टर के बाद दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब ये वेक्टर ऐसे है, अगर आपने टर्न किया तो वो किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करने लगेगा। तो अगर एक वेक्टर है और अगर आपने उसकी उसको रोटेट कर दिया तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डेफिनेटली इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स एंड ऑल दैट। बट फिलहाल आज हम लोग एडिशन का ये सेकेंड तरीका सीख लेते हैं। तो व्हेनेवर यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स यू रिप्रेजेंट देम बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जैसे मैंने यहाँ पे इनको P बार और Q बार को एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर लिया। देखो आप ये पैरेललोग्राम है, ये थोड़ा लाइट है बट आप देख लेना, ये डॉटेड बना है मैंने पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, देखो ऐसे सिचुएशन में जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है दैट विल रिप्रेजेंट द एडिशन। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप का मतलब ये होता है कि आप वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही ऐड कर सकते हैं। वो सिंपल सा कॉमन सेंस भी है। अगर मैं आपसे पूछूँ 10 किलो प्लस 5 मीटर तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं निकला। आप लेंथ और मास थोड़ी ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड ओनली दोज क्वांटिटीज़ विच आर ऑफ द सेम टाइप। तो आप वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड कर सकते हो, आप एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से ऐड कर सकते हो, फोर्स को फोर्स से ऐड कर सकते हो। सो इफ़ टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम point are represented by adjacent sides of a parallelogram in magnitude as well as direction, then their resultant मतलब addition, समझो इसको मैं R बार बुला देता हूँ, राइट, then their addition is represented by the diagonal। अब देखो दो डायगोनल हो सकते हैं तो आपको डायगोनल कौन सा वाला याद रखना है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन देयर एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिजल्टेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। हाँ, ये आपको ऐड करना पड़ेगा कि वेक्टर्स आर ऑफ सेम टाइप एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखना। और मैं आपको और एक बात भी ऐड कर देता हूँ इसमें, जो बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो समझो ये एक और पैरेललोग्राम है, राइट, इसको मैं नाम दे देता हूँ P बार, ठीक है, या इसको नाम दे देता हूँ P बार और इसको मैं नाम दे देता हूँ Q बार। 1 सेकेंड, ये Q बार है, लेट अस से। सो दिस इज Q बार। तो हम ये तो जानते हैं कि हु विल रिप्रेजेंट देयर एडिशन, ये उनका एडिशन है। मतलब अगर ये वेक्टर को मैं कुछ नाम, ये R बार नाम दे दूँ इसको फॉर एग्जांपल, तो R बार विल बी इक्वल टू P बार प्लस Q बार। ये तो हम सब जानते हैं। R बार इज इक्वल टू R बार, जस्ट अ सेकेंड, बाय पैरेललोग्राम लॉ R बार इज इक्वल टू P बार प्लस Q बार, P बार प्लस Q बार। ये तो हम सब जानते हैं।
लेकिन वो दूसरा वाला डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी तो हमको पता होना चाहिए। समझो अगर मैं एक डायगोनल ऐसे बना दूँ और इस डायगोनल को मैं नाम दे दूँ, इस वेक्टर को मैं नाम दे दूँ समझो आर डैश बार, तो ये आर डैश बार क्या रिप्रेजेंट करता है हम देखते हैं। देखो अगर आपको एक ट्रायंगल देखो ध्यान से, आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं इस ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल लॉ यूज़ करूँ तो पी बार ऐसे है, राइट, आर डैश बार ऐसे है, करेक्ट है। तो मैं लिख सकता हूँ बाय इन ट्रायंगल आप ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रायंगल लॉ मैं लिख सकता हूँ पी बार प्लस आर डैश बार इज इक्वल टू क्यू बार बाय ट्रायंगल लॉ। तो आर डैश बार विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार। मतलब एक चीज़ पता चल गया कि एक डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन, और दूसरा वाला डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम में वो डायगोनल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनाया जाता है वो तो एडिशन रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वाला डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, सब्ट्रैक्शन। तो आप ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखना, आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा, राइट। और आगे बढ़ते हैं, लेट अस फाइंड आउट समथिंग लाइक दिस, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनके कुछ नाम ले लेते हैं। समझो इसका नाम ए बार है और इसका नाम बी बार है, एंड लेट अस से दैट दिस वेक्टर्स मेक एंगल थीटा विथ ईच अदर। ये दोनों वेक्टर्स एंगल थीटा बना रहे हैं, राइट। तो मैं पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया तो मैं जानता हूँ कि ये रिजल्टेंट जो है ये आर बार, ये इनका एडिशन होगा। अब मुझे क्या करना है कि मैग्नीट्यूड ढूंढना है उसका। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, मतलब समझो अगर इस पैरेललोग्राम को मैं कोई नाम दे दूँ, जैसे कि कोई भी नाम दे देते हैं, पी क्यू, इसको एस नाम दे देता हूँ, इसको टी नाम दे देता हूँ, ओके। आर नहीं देंगे क्योंकि आर हमने रिजल्टेंट के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड रखा है। तो अगर कोई हाँ, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ढूंढना मतलब क्या, हमको पी एस का लेंथ ढूंढना है। मैग्नीट्यूड मतलब पी एस का लेंथ मतलब आर। मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड मतलब आप बार मत डालिए तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अगर मैं आपको कभी भी पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ लेंथ ऑफ पी टी, तो आप सीधा बोलोगे ए, क्योंकि लेंथ ऑफ द वेक्टर इज़ द मैग्नीट्यूड। मतलब अगर मैंने पूछा लेंथ ऑफ पी टी तो आप बोलोगे ए, लेंथ ऑफ पी क्यू तो आप बोलोगे बी, और लेंथ ऑफ पी एस तो आप बोलोगे आर, राइट। तो हमको आर ढूंढना है, आर। और ये आर का आंसर डेफिनेटली, ये आर कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि ए कितना है, बी कितना है और थीटा कितना है। मतलब ये जो डायगोनल है इसका लेंथ इस बात पे डिपेंड करेगा कि पी टी का लेंथ कितना है, पी क्यू का लेंथ कितना है और ये एंगल थीटा कितना है, राइट। और इसके अलावा आपको और एक चीज़ ढूंढना है, ये तो मैग्नीट्यूड की बात होगी, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, राइट। क्योंकि वेक्टर के पास दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर आपने पी एस का लेंथ निकाला तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, आपको उसके अलावा डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा, मतलब ये एंगल निकालना पड़ेगा, और इस एंगल को मैं अल्फ़ा नाम दूंगा। तो आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी बोर्ड में हो, ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ऑफकोर्स इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो आप एजेंडा पहले समझ लो, हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ पी एस निकालना है और डायरेक्शन मतलब अल्फ़ा निकालना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर पाएंगे, ना ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर पाएंगे। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। सो लेट मी कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसको कोई भी नाम दे दो, इस पॉइंट को मैं एम नाम दे देता हूँ, और ये एंगल 90 है। और आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, तो अगर ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ये भी थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, ये एस टी एंड पी क्यू बोथ आर पैरेलल लाइंस, और ये जो पी एम है वो ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, बिकॉज द बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मुझे आर ढूंढना है, और आर का आंसर किसके टर्म्स में आएगा, ए बी थीटा। हमको सारे आंसर्स ए बी थीटा के टर्म्स में लाने हैं। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सी, आई वॉन्ट टू फर्स्ट फाइंड आउट लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब लेंथ ऑफ पी एस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एस एम, इन राइट एंगल टू ट्रायंगल पी एस एम,
बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम I can write PS square is equal to PM square plus SM square। अगर आप PM को ध्यान से देखो तो PM खुद दो लेंथ से बना हुआ है। PM को लिखा जा सकता है PT प्लस TM, तो PM को लिखा जा सकता है PT प्लस TM, PT प्लस TM, PM के जगह पे लिख सकते हैं PT प्लस TM द होल स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि A प्लस बी द होल स्क्वायर इज़ नथिंग बट A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो PT प्लस TM द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज PT स्क्वायर प्लस 2PT इंटू TM प्लस TM स्क्वायर। तो PS स्क्वायर का आंसर आएगा, PS स्क्वायर का आंसर आएगा PS स्क्वायर विल बी इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस 2PT इंटू TM प्लस TM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। ठीक है, देखो हम लोग को फाइनल आंसर किसके टर्म्स में ढूंढना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, P Q A B और थीटा के टर्म्स में। तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, मैं सबके लेंथ्स थोड़ा लिखता जाता हूँ। सी, ये TM और SM को हम हटा सकते हैं। TM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर क्या होगा, देखो इफ़ यू सी राइट एंगल ट्रायंगल SMT इन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया तो इन ट्रायंगल SMT, क्योंकि वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूँ कि TM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ST स्क्वायर। ठीक है, और ST लिखने से फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्यों ऐसे करना चाहिए, ये लेंथ मैं जानता हूँ, लेंथ ऑफ PQ B है, B, क्योंकि लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो PQ का लेंथ है B और PQ और TS इक्वल होंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अगर इसका लेंथ B है तो इसका भी लेंथ B होगा, मतलब ST का लेंथ B है, तो इसलिए ऐसे ST के टर्म्स में लिखना हमको फ़ायदेमंद होगा। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस 2PT इंटू TM प्लस ST स्क्वायर। करेक्ट। अब हम सबके वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट करें तो हम एक्चुअली ये TM ढूंढना पड़ेगा हमको, हम ढूंढ लेते हैं, डोंट वरी। मैं आपको बताता हूँ TM के लिए आप क्या करोगे। देखो आप देखो ट्रायंगल इन ट्रायंगल SMT, ये 90 डिग्रीज़ है, तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हो। और अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगा और मुझे चाहिए TM, तो TM है एडजेसेंट साइड, और ये जो हाइपोटेनस ST है, TM है एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस ST इज़ ऑलरेडी नोन टू मी। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट यूज़ cos थीटा, एंड if I use cos theta I will get cos theta will be equal to MT upon ST। तो MT के जगह पे मैं लिख पाऊँगा ST cos थीटा। तो याद रखना MT के जगह पे मैं ST लिख पाऊँगा। तो अब मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूँगा तो आंसर आएगा PS स्क्वायर विल बी इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस 2PT इंटू TM, और TM के जगह पे मैं क्या लिखने वाला था, TM मतलब वही MT के जगह पे लिखने वाला था ST cos थीटा प्लस ST स्क्वायर। करेक्ट, ये मेरा आंसर है। अब मैं सबके वैल्यूज़ डाल देता हूँ लेंथ्स के। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो तो PS का लेंथ है R, तो PS के जगह पे R लिखूँगा। PT के जगह पे A लिखूँगा क्योंकि PT का लेंथ है A प्लस 2A। ST इज़ नथिंग बट B cos थीटा प्लस ST B है ना, तो B स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो मेरा फाइनल आंसर आया R इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसका पूरे का स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सो ये हमारा रिजल्टेंट का आंसर है। तो व्हाट इज आंसर फॉर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और ये हमारा मैग्नीट्यूड है। राइट, दिस इज above expression
above expression gives magnitude. Above expression gives magnitude of the vector, magnitude of the resultant vector. आपको इसके साथ में डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, राइट? तो अबव एक्सप्रेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इसके अलावा आपको डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। देखो डायरेक्शन मतलब मैंने आपको बताया था अल्फ़ा निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे, आप ध्यान से उस बड़े वाले ट्रायंगल को फिर से देखो, मतलब वही PSM को। तो आप अगर PSM को ध्यान से देखोगे, इन ट्रायंगल PSM, ओके, अगर आप tan अल्फ़ा यूज़ करो तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू SM अपॉन PM। tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू SM अपॉन PM। tan अल्फ़ा इज SM अपॉन PM। और SM मुझे नहीं पता है, SM मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं फिर एक बार ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, राइट? देखो वापस अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँ इस छोटे से ट्रायंगल SMT में, इन ट्रायंगल SMT अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँ तो क्या आंसर आएगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू SM अपॉन ST। मतलब मैं SM के जगह पे लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो SM के जगह पे लिख पाऊँगा ST कॉस थीटा। तो SM इज़ नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो SM के जगह पे लिख सकता हूँ ST साइन थीटा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ST साइन थीटा अपॉन PM। तो PM क्या है? PM PT प्लस TM। तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू देखो अब सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ST मतलब B साइन थीटा, PT मतलब A और TM मतलब यहाँ निकाल चुके हैं। TM मतलब वही MT। तो PT मतलब A प्लस B कॉस थीटा। तो जब आप फॉर्मूला याद रखना ये वाला, ये इससे तुमको एंगल मिल जाएगा। देखो अगर हमको tan अल्फ़ा पता है तो हम अल्फ़ा आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर कोई जानता है कि tan अल्फ़ा का आंसर 1 आया तो अल्फ़ा 45 होगा। अगर tan अल्फ़ा का आंसर फॉर एग्ज़ाम्पल 1/√3 आ रहा है आंसर, अगर tan अल्फ़ा का आंसर 1/√3 आया इसका मतलब अल्फ़ा 30 डिग्रीज़ है। अगर tan अल्फ़ा का आंसर √3 आया है तो इसका मतलब अल्फ़ा 60 डिग्रीज़ है। तो इस तरह से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो बस एक बात ये भी याद रखना है फॉर्मूला में कि अल्फ़ा इज़ एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ हुम। अल्फ़ा A के साथ बना रहा है कि B के साथ बना रहा है? तो आप याद रखना अल्फ़ा इज़ द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, अल्फ़ा इज़ द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ A। तो अल्फ़ा इज़ द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ A। आप याद रखना मैग्नीट्यूड का आंसर आया था √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, और डायरेक्शन tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये भी याद रखना है कि वो अल्फ़ा जो था दैट इज़ द एंगल मेड विद वेक्टर A। समझो आपको अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूँ यहाँ पे, क्वेश्चन क्या तो देखते हैं, क्योंकि आप लोग एकदम वेक्टर्स में नए हो इसलिए मैं काफ़ी इजी सम ही करा रहा हूँ आपको, राइट? जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे हम लोग और टफ सम करते जाएंगे। सो दो वेक्टर हैं, दोनों 10 न्यूटन है मैग्नीट्यूड में। तो आप एक को A बुला लो और दूसरे को आप B बुला लो, ठीक है? और हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है R और अल्फ़ा, और दोनों वेक्टर के बीच की एंगल दी हुई है 90 डिग्रीज। तो उसको हम लोग लिखेंगे थीटा 90 है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करेंगे द रिजल्टेंट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? द रिजल्टेंट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज गिवन एज रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज गिवन एज, फॉर्मूला है सीधा R इज इक्वल टू रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, राइट? दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 10² प्लस 2 इंटू 10
इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्रीज, कॉस ऑफ 90, ठीक है, कॉस ऑफ 90। फिर इसको हम लिखेंगे आगे, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 100 प्लस 100 या 100 प्लस 100 प्लस ये होगा 200 इंटू ज़ीरो। अब हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जानते हो कि cos 90 ज़ीरो होता है, बट डेफिनेटली जैसे ही आप 11th में और आगे आगे बढ़ोगे आपके लिए सब बहुत छोटी सी बातें हो जाएंगी कि cos 90 sin 90 कितना होता है। ओके, फॉर द टाइम बिंग आप मान लो कि cos 90 ज़ीरो होता है। तो ये आंसर होगा रूट ऑफ 200, और रूट ऑफ 200 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 100, करेक्ट है। तो आपका रिजल्टेंट का आंसर आएगा आर विल बी इक्वल टू व्हाट, आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 100 तो 10 और रूट 2 अंदर, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू रूट 2 इज़ 1.414, तो रिजल्टेंट का आंसर आएगा आपका 14.14 न्यूटन। दिस इज़ द वे यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। अब हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर डायरेक्शन की बात करो तो हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, tan अल्फ़ा का फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू b मतलब 10 sin 90 अपॉन 10 प्लस 10 cos 90। नाउ लेट मी टेल यू दैट sin 90 तो 1 होता है, राइट, और cos 90 ज़ीरो होता है। तो 10 इंटू 10, 10 इंटू नहीं 10 प्लस 10, दिस इज 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 इंटू ज़ीरो, तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 10 बाई 10, दैट इज़ tan अल्फ़ा इज़ 10 बाई 10। अगर tan अल्फ़ा 10 बाई 10 है तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 बाई 10 मतलब 1 है। अगर tan अल्फ़ा 1 है तो अल्फ़ा होगा 45 डिग्रीज। आंसर लिखते समय आप ध्यान रखना कि रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल, रिजल्टेंट मेक्स एंगल 45 डिग्री, मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ ए के साथ, राइट, विथ वेक्टर ए, विथ वेक्टर ए। तो इससे मेरे ख्याल से आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं। अब मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ, कंटिन्यू करते हैं उसी को। देखो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आया था रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था हमने, दैट डजेंट मैटर एक्चुअली, ठीक है, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिख लेते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आपको मैं कुछ स्पेशल केसेस सिखा देता हूँ। सपोज अगर वेक्टर के बीच में एंगल, सपोज इसको बोलो केस 1 बोल लेते हैं, चलो समझो कि वेक्टर्स के बीच के एंगल 0 है। वेक्टर्स के बीच के एंगल 0 है मतलब ऐसे है, वेक्टर्स ए ऐसा है और बी ऐसा है, मतलब दोनों 0 एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही सिखा चुका हूँ लेक्चर में, वीडियो 1 में कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ऐड होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं ऐड होता है कि नहीं। तो आपका आर का आंसर आएगा आर इज़ इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1। अगर कॉस 0 1 होता है तो आंसर आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 2ab, तो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर, एंड रूट ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर का रूट होगा ए प्लस बी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सीधा एडिशन आएगा। केस 2 देख लेते हैं। केस 2, अगर वेक्टर्स के बीच की एंगल 180 है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वेक्टर्स के बीच के एंगल 180 है मतलब ए ऐसा है और बी ऐसा है, बी ऐसे है, राइट, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्रीज है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब थीटा के जगह पे मैं लिखूँगा cos 180, और cos 180 होता है -1, आप याद रखना cos 180 -1 है। तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज भले आपको पता नहीं होगा cos 180 -1 है, इसलिए बोल रहा हूँ टाइम बिंग के लिए आप मान लो कि cos 180 -1 होता है, आपको सिखाया जाएगा मैथ्स में, डोंट वरी अबाउट दैट। -1 इंटू 2ab इज़ -2ab, तो ये आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर,
तो इसका आंसर आएगा a माइनस बी, मतलब रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ए, तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू a माइनस बी, और रिजल्टेंट b माइनस ए भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी द होल स्क्वायर इज b माइनस ए द होल स्क्वायर, बेसिकली बड़ा माइनस छोटा। तो सिंपल है कि आप मॉड डाल दो, राइट। मॉड मतलब पॉजिटिव ही आंसर लेना है। केस थ्री है, केस 3, अगर थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है तो देखो रिजल्टेंट का आंसर क्या आएगा, तो r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और आपको याद रखना है कि cos 90 मतलब 0, तो ये वाला थर्ड वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा और आंसर डायरेक्टली आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 सिचुएशन आपको एकदम अच्छे से बाय ऐड करना चाहिए कि अगर वेक्टर्स के बीच के एंगल 0 है तो सीधा ऐड कर लो, अगर 180 है तो बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर कर लो, और अगर एंगल 90 है तो सीधा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग के लिए पैरेललोग्राम में अभी इनिशियल स्टेज में इतना काफ़ी है, राइट। तो अब हम लोग मूव ऑन टू द नेक्स्ट। So now let us move on to the next thing that is called as polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition क्या होता है देखते हैं। सी, अगर आपको बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करने हैं, समझो ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये इनके नाम दे देता हूँ, कुछ वेक्टर्स को मैं नाम दे देता हूँ p1 बार, ओके, p2 बार, इसको बुला लूँगा p3 बार, और इसको बुला लूँगा p4 बार। सो बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करने हैं। So if a large number of vectors are represented in the same order by sides of an incomplete polygon, देखो ये polygon तो है लेकिन incomplete है अभी, मतलब open polygon है, right? So if a large number of vectors are represented by sides of an incomplete polygon taken in order, तो उनका addition कौन होता है देखो, the last side which is taken in the opposite order, मतलब ये जो मैंने last side बनाया जिसको मैं r बार बुला रहा हूँ, ये इन सबका addition होगा। तो अगर आपको बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करने हो तो आपको हमेशा कौन सा लॉ यूज़ करना चाहिए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट, मैं आपको उसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ। इफ़ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, राइट। ये अपोजिट ऑर्डर में है। अब मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि r बार जो है वो इन सब का एडिशन है, p1 बार प्लस p2 बार प्लस p3 बार प्लस p4 बार, सबका एडिशन है, राइट। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, प्रूफ दे देता हूँ इसका। समझो मैंने ये डॉटेड लाइंस बना लिए और मैं कुछ नाम दे देता हूँ इन पॉइंट्स को, a b c d e। मैं प्रूफ करता हूँ, प्रूफ आप ध्यान से देखना, बहुत आसान है प्रूफ। कंसिडर ट्रायंगल ABC। सबसे पहले आप ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल ABC, तो अगर आप ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि A बार दैट इज AB बार दैट इज P1 बार प्लस P2 बार इज इक्वल टू AC बार, ऐसे। By triangle law, in triangle ABC by triangle law I can write P1 bar plus P2 bar is equal to AC बार, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा ट्रायंगल, उसके ऊपर वाला ट्रायंगल आप देखो। इन ट्रायंगल ACD, आई होप यू कैन से द ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD। अगर आप ट्रायंगल ACD को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इन ट्रायंगल ACD वंस अगेन बाय विच लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ यू कैन राइट ट्रायंगल लॉ से आप लिख सकते हो कि AC बार प्लस P3 बार विल बी इक्वल टू AC बार प्लस P3 बार विल बी इक्वल टू AD बार, विल बी इक्वल टू व्हाट, AD बार। और AC बार मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, यहाँ देखो AC बार निकाला हुआ है, तो आंसर आएगा P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार इज इक्वल टू AD बार। और अब सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल आप देखो, ये AD बार है, राइट, AD बार। अब सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल ADE। तो अगर आप ट्रायंगल ADE को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा इन ट्रायंगल ADE
once again by triangle law you will get AD bar plus P4 bar equal to R bar. You will get AD bar plus P4 bar is equal to R bar, right? और AD बार हम ऑलरेडी जानते हैं, AD बार क्या है, P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार. तो AD बार के जगह पे मैं लिख सकता हूँ P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार प्लस P4 बार इज इक्वल टू R बार. तो देखो प्रूव हो गया, राइट. सो ये पॉलीगॉन लॉ का प्रूफ हो गया, राइट. पॉलीगॉन लॉ क्या है, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, राइट. सो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से आज के लिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.